बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल को स्टडी करने जा रहे हैं। सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों इस्तेमाल की जाती हैं। सेल के बहुत ही छोटे कंपोनेंट्स को ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल ही किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप के अलावा कुछ दीगर मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो सेल के स्ट्रक्चर और सेल के कंपोनेंट्स को वाज़ेह करती हैं। उनमें से एक टेक्निक है सेल फ्रैक्शनेशन। डियर स्टूडेंट्स, सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को उनके साइज़ और वेट के लिहाज से अलहदा कर लिया जाता है। The process of separation of cell components on the basis of size and molecular weight is called cell fractionation। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेल फ्रैक्शनेशन के ज़रिए अलग-अलग हो जाएंगे। इसी को हम यूँ भी कह सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल including its organelles can easily be done by use of modern technology known as cell fractionation। सेल फ्रैक्शनेशन के स्टेप्स में से पहला स्टेप ये होता है कि जिस टिश्यू की हम सेल फ्रैक्शनेशन करना चाहते हैं उस टिश्यू को हमने डिसरप्ट करना है या होमोजिनाइज करना है। उसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। होमोजिनाइजेशन या डिसरप्शन करने के बाद हम उस टिश्यू की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। जो मशीन आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यही सेंट्रीफ्यूज मशीन है। आप लोगों ने जिस टिश्यू की सेंट्रीफ्यूगेशन करनी होती है उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर रख के इस मशीन के अंदर रख देते हैं और इसके ऊपर आपने स्पिनिंग की स्पीड और स्पिनिंग का टाइम, ये दो चीज़ें सेट करनी होती हैं। ये मशीन उस मटेरियल को उतनी स्पीड पे उतने टाइम के लिए स्पिन करती है और उसके बाद रुक जाती है। फिर आप लोग अपना मटेरियल निकाल लेते हैं तो उसकी कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो चुकी होती है और ये सेपरेशन डेंसिटी ग्रेडियंट के लिहाज से होती है, वेट और साइज के लिहाज से सेपरेशन होती है। We can say that various components of cells are separated in different gradients depending upon their size, weight and density. Centrifugation is the spinning of homogenized or disrupted tissue in a special machine known as a centrifuge machine. Dear students, some cellular components are separated at very high speed from other parts of the cell. This type of centrifugation is called ultracentrifugation। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे हैं। सेल के कुछ कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे अलहदा होते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन की इस टाइप को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम दिया जाता है। ओके, देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल भी मौजूद होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये सबसे बाहर है और प्लांट सेल में ये सेल वॉल से अंदर की तरफ मौजूद है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ मटेरियल्स को नहीं गुजरने देती। यानी कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करती है
बहरहाल इसके बारे में डिटेल से बात हम अगले टॉपिक्स में करेंगे। सेल का दूसरा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। सेल के मेटाबॉलिज्म के बहुत सारे रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर ही वकूअ पज़ीर होते हैं। इस तरह लिविंग सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल कंपोनेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स में डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में डीएनए मौजूद होता है जो कि सेल की तमाम खसूसियात को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस भी एक बहुत ही अहम ऑर्गेनेली है। इसके बारे में भी डिटेल से बाद में बात की जाएगी। प्लांट के सेल और एनिमल के सेल में कुछ डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, जिनमें से एक तो यह है कि प्लांट के सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है और एनिमल के सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इनके अंदर कुछ मज़ीद डिफरेंसेस भी हैं, जिनमें से चंद एक अब हम डिस्कस करेंगे। आमतौर पे एनिमल के सेल की शेप राउंडेड होती है और प्लांट्स के सेल्स रेक्टेंगुलर शक्ल के होते हैं। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट्स सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में एक या एक से ज़्यादा छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट्स के सेल में एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है। एनिमल्स के सेल में न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है और प्लांट्स के सेल में न्यूक्लियस एक साइड पे होता है। एनिमल्स के सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं और प्लांट्स के सेल्स में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। एनिमल के सेल में प्लास्टिड्स मौजूद नहीं होते, जबकि प्लांट्स के सेल में प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। एनिमल्स के सेल क्लोरोफिल ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जबकि प्लांट्स क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एनिमल्स में साइटोकिनेसिस सेल फरोइंग के जरिए होती है और प्लांट्स में साइटोकिनेसिस फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन की वजह से होती है। डियर स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।